क्या हुआ मेरी लाडो, ऐसे क्यों रो रही है बेटा? ये दुनिया बहुत बुरी है माँ, सब लोग बहुत बुरे हैं माँ, बहुत बुरे। अरे पर हुआ क्या, ये तो बता मुझे। माँ अब तक तो सिर्फ मेरे क्लासमेट से मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज तो हद हो गई माँ। हमारी इंग्लिश वाली टीचर क्लास में कविता पढ़ा रही थी और फिर पूरी क्लास के सामने उन्होंने मेरी ऐसी बेइज्जती की कि सब मुझ पर हंसने लगे। मुझसे वहां नहीं रुका गया माँ, मैं तुरंत क्लास से बाहर आ गई और मैंने सोच लिया मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे पर मैडम ने ऐसा क्या कह दिया तुझे, जरा बता तो सही। माँ उन्होंने पोयम पढ़ाते हुए कहा, देयर वाज सो डार्क एज कविता इज। ओहो, मुझे हिंदी में बताना क्या बोली वो। मतलब उन्होंने कहा कि वहां इतना अंधेरा था जो बहुत काला था, बिल्कुल कविता की तरह। ओहो, तू दिल छोटा मत कर बेटा, कल मैं तेरे साथ चलूंगी और जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी उनकी। रहने दो माँ, अब मुझे कॉलेज जाना ही नहीं है। अरे ये भी कोई बात हुई, किसी और की गलती के खातिर तू अपना भविष्य क्यों खराब करेगी। अब अच्छा ठीक है, ऐसा कर तू मुझे अपने प्रिंसिपल सर का नंबर दे, मैं अभी उनसे फोन पर बात करती हूँ। अब आप रहने दो माँ, मैं कल खुद जाकर उनसे बात कर लूंगी। ये हुई ना बात, मेरी बहादुर बेटी। चल अब जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। मुंह धोने से क्या हो जाएगा माँ, रहूंगी तो मैं काली कलूटी ही ना। अब आप तो बस खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। पगली कहीं की, चल आजा जल्दी से। ये कहानी है कविता की, जिसका रंग रूप बहुत ही काला था। बचपन से ही अपने काले रंग की वजह से उसे हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता था और उसकी बाकी खूबियां कोई देख ही नहीं पाता था। अपने भविष्य को लेकर कविता के कई सपने थे, लेकिन अपने काले रंग की वजह से कहीं न कहीं अब वो खुद पर से विश्वास खोती जा रही थी। अच्छा सुन, वो मंगला बहन जी आई थी। आई तो वो तुझसे मिलने थी, पर उस वक्त तू कॉलेज में थी। अच्छा, तो सतीश जी भी आए थे क्या? नहीं, मंगला बहन जी अकेली ही आई थी। वो हरियाली तीज आने वाली है ना, तो तेरे लिए बहुत सारा सामान देकर गई हैं, जाकर देख। अपनी माँ की बात सुनकर कविता फौरन सामान देखने चली गई। यहाँ जिस मंगला के बारे में बात हो रही है, दरअसल वो कभी विमला की पड़ोसन हुआ करती थी। दोनों में बिल्कुल बहनों जैसा प्यार था और दोनों ने अपने बच्चों का रिश्ता उनके बचपन में ही तय कर दिया था। अब बस इंतजार था तो कविता और सतीश की शादी का। अरे कविता, कहाँ जा रही है, नाश्ता तो कर ले। अब नहीं माँ, वो आज मुझे भूख नहीं है। सब पता है मुझे, आज हरियाली तीज है तो तूने सतीश के लिए व्रत रखा है ना, बोल। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे पहले ही देर हो गई है। इतना कहकर कविता शर्माते हुए अपने कॉलेज के लिए निकल गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने बड़े मन से हरियाली तीज का व्रत रखा था और शाम को वो बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी माँ के साथ तीज की पूजा करने वाली थी। लेकिन फिर उसके कॉलेज पहुंचते ही अब रुको, कैसी हो कविता? अरे सतीश जी, आप यहाँ? वो मैं तुमसे ही मिलने आया था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी तो कहिए ना। देखो कविता, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देखो कविता, मुझे गलत मत समझना, पर तुम्हारा रंग मतलब मैं क्या कहूँगा अपने सारे दोस्तों को, अपने ऑफिस के कलीग से कैसे मिलवाऊंगा तुम्हें, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। सतीश की बात सुनकर कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल बचपन की बात और थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो कविता का रंग गहराता चला गया। इस बात से मंगला को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनका बेटा सतीश कविता से बचने लगा। हालांकि वो अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था, लेकिन इस सम्मान की खातिर भी वो कविता से शादी नहीं कर सकता था।
उसने एक बार भी कविता के दिल का हाल जानने की कोशिश तक नहीं की और उसे सब कुछ साफ साफ कह दिया। उसका एक एक शब्द कविता पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा था। तो फिर परेशानी कहाँ है सतीश जी? आप मंगला आंटी को साफ साफ बोल दीजिए सब कुछ, फिर बात वहीं खत्म हो जाएगी। मैं ये पहले ही करके देख चुका हूँ। इस मसले पर माँ से कई बार बहस हो चुकी है मेरी, लेकिन वो तो बस तुम्हें अपनी ही बहू मानकर बैठी है। देखो, वो मेरी तो सुनती नहीं, तो बस इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। अगर तुम इस रिश्ते को ना कह दो तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा तो ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं कर दूंगी, मतलब कह दूंगी। कविता आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई और फिर सीधे सतीश के घर पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि सतीश का घर बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था। मंगला ने हरी साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। कविता ने मंगला के सामने जाते ही फिर मंगला के पैर छुए। अरे वाह कविता, अच्छा किया जो यहीं आ गई। अब हम साथ में तीज की पूजा करेंगे। लेकिन बेटा, तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो मैंने तुम्हारे लिए भेजे थे? अब पसंद नहीं आए क्या बेटा? और तुमने व्रत तो रखा है ना? मंगला के सवालों का कविता के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके मंगला से कहा, आंटी जी, वो मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं सतीश जी से शादी नहीं कर सकती। क्या? पर ऐसा क्यों? क्या सतीश तुम्हें पसंद नहीं है? जी दरअसल मैं। कविता की लड़खड़ाती जुबान देखकर मंगला सब समझ गई। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं भी उसकी माँ हूँ। देखो कविता, मैं जानती हूँ तुम्हें सतीश बचपन से पसंद है और मेरा यकीन करो वो भी तुम्हें पसंद करता है, बस अपने दोस्तों की संगत में जरा भटक गया है। लेकिन आंटी, हम सतीश जी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनकी शादी उनकी मर्जी से ही होनी चाहिए। पर बेटी, नहीं आंटी, अब आप जिद छोड़ दीजिए। मेरे रंग की तरह मेरी किस्मत भी काली है और भगवान के लिए आप मेरी काली किस्मत अपने बेटे के साथ मत जोड़िए। कविता की आंखों में आंसू थे। मंगला को उस पर बहुत प्यार भी आ रहा था और दया भी, लेकिन इस बार वो कविता की बात नहीं टाल सकी। और फिर जब कविता वहां से जाने लगी तो उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, रुको कविता, मैं तुम्हें घर छुड़वा देती हूँ। नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी। ऐसे कैसे? भले ही सास ना बन पाऊं तुम्हारी, पर आंटी तो हमेशा रहूंगी ना। अच्छा चलो, मैं ही साथ चलती हूँ तुम्हारे। कविता बस चुपचाप चले जा रही थी। मंगला के मन में भी हजारों उलझने थी। तभी सुनसान सड़क का फायदा उठाकर दो लुटेरों ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे वाह आंटी, है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इतना सारा सोना पहनकर हमारे लिए ही आ रही थी क्या? देख तो पार्टनर, आज तो तिजोरी खुद चलकर आई है हमारे पास, है वे? ओए भाग जा यहाँ से, वरना मार मार कर भुड़ता बना दूंगी तेरा। अरे बाप रे, हैं? आंटी की हिम्मत तो देखो। ओए, छीन ले इस बुढ़िया से सारे गहने और मैं उठाता हूँ इसकी बेटी को। पहला लुटेरा मंगला के गहनों की तरफ लपका तो दूसरा कविता की तरफ। ये देखकर मंगला को गुस्सा आ गया। मंगला उन गुंडों के खतरनाक इरादे जान गई थी, इसीलिए वो जाकर लुटेरे से भिड़ गई। उधर कविता ने भी दूसरे लुटेरे को पीटना शुरू कर दिया। लुटेरे जब कमजोर पड़ने लगे तो उनमें से एक ने धारदार चाकू निकाल लिया और उससे मंगला को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी बीच में कविता आ गई और वो चाकू उसके पेट में घुस गया। लहूलुहान कविता जमीन पर गिर पड़ी और ये देखकर दोनों लुटेरे वहां से भाग गए। अगले दिन जब कविता की आंखें खुली तो वो अस्पताल में थी। आंटी, आप ठीक तो है ना? अरे पगली, मुझे क्या होगा, पर तूने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? आप ही ने तो कहा था ना कि सास ना सही, पर आप मेरी प्यारी आंटी तो हमेशा रहोगी। तो आप ही बताइए, मैं भला आपको कुछ कैसे होने देती? कविता की बात सुनकर मंगला की आंखों में आंसू आ गए। तभी सतीश वहां आया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था, जिसे कविता की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा,
अच्छा हुआ जो तुम्हें होश आ गया। लो कविता, ये मिठाई खाओ। अब नहीं, अभी नहीं, पर मिठाई किस खुशी में सतीश जी? मैं शादी कर रहा हूँ कविता, अगले महीने का मुहूर्त है। और हाँ, तुम्हें जरूर आना है शादी में। इतना कहकर सतीश ने अपनी शादी का कार्ड कविता की तरफ बढ़ा दिया, जिसके ऊपर लिखा था सतीश वेड्स कविता, जिसे पढ़ने के बाद कविता ने आंसू भरी आंखों से सतीश को देखा। वो क्या है ना कि तुम्हारे बिना शादी हो नहीं पाएगी, इसलिए तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, वो भी दुल्हन बनकर। कविता अब जाकर सतीश की आंखों में वो प्यार देख पा रही थी जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। कविता बहुत खुश थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश मंगला थी। बस बातें ही करता रहेगा या मेरी बहू का व्रत भी खुलवाएगा? अरे पगले, तेरे लिए हरियाली तीज का व्रत रखा है इसने। मंगला की बात सुनकर सतीश को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने फौरन मिठाई खिलाकर कविता का व्रत खुलवाया। और इस तरह कविता का न सिर्फ हरियाली तीज का व्रत पूरा हुआ, बल्कि उसकी मन मांगी मुराद भी पूरी हो गई।